संख्या पद्धति को यदि अपन देखें तो सीसाइड में अहम रोल निभाता है, और सीसाइड वही व्यक्ति पढ़ते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। अब चाहे वो स्टेट लेवल में हो और चाहे आप केंद्र लेवल में ले लीजिए। इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे यदि आप एमपीपीएससी को लेंगे तो एमपीपीएससी में उस तरह की मैथ ज़्यादा नहीं आती है। इसमें कुछ हिंदी आते हैं, कुछ रीजनिंग टाइप के ऐसे आज। लेकिन यदि यूपी वाली के लेंगे, यूपी पीएससी की, तो उसमें जो है तो जैसे केंद्र लेवल के संघ लोक सेवा आयोग का सीसैट है, उसी प्रकार पूरा सिलेबस ही जो है तो उत्तर प्रदेश राज्य सेवा आयोग, उसका पूरा सिलेबस ही उसी प्रकार का है। पूर्व में मैं जो है तो आपको संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, इसका इम्पोर्टेंट भी बताया था। आज उसी का रिवाइज में करा रहा हूँ कि जो संख्या पद्धति में जो नंबर होते हैं, इसका प्रथम सीढ़ी यही है कि आपको जो नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, ये संख्याओं के साथ आपको मालूम होना चाहिए। भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। और इसमें डायरेक्ट तो ये नहीं पूछेगा कि इसमें भाज्य संख्या कौन सी है कि अभाज्य संख्या कौन सी है, लेकिन हाँ, संख्या पद्धति में आपको जब तक ये जानकारी नहीं होगी तो आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसको किए बिना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको जो है तो समझना जरूरी हो जाता है कि प्राकृतिक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। ठीक है, यदि अपन देखें तो विभिन्न टाइप के होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं भी और सारी होती हैं, लेकिन मेनली जो कुछ टॉपिक मैं बताया हूँ, लिखा हूँ पॉइंट्स, यदि इतना आप जान लेते हैं तो मान लीजिए कि लगभग आपको जो है तो इसकी जानकारी हो जाती है। हालांकि इसको 6 लेवल से, पहली लेवल से जो है तो 10th लेवल, 11th लेवल, 12th लेवल तक सभी जगह पढ़ते हैं, लेकिन अपन जो है तो ध्यान नहीं दिए होते हैं। और बेसिकली जो मैथ में कमज़ोर होते हैं उनको तो अभी भी बहुत सारे ऐसे होंगे कि अभी भी उनको समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो कुछ चीज़ें क्या होता है कि कुछ चीज़ें तो समझ में आ जाती हैं आसानी से, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होता है कि हमें दिमाग में जोर डालने की ज़रूरत होती है और उसको समझने की ज़रूरत होती है। तो इसमें जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा, अंतर मनन करना है कि हाँ ऐसे कैसे। जैसे मैं यदि पूर्ण संख्या की बात कर दूं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पूर्ण संख्या इट मीन्स कि जीरो भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। यदि नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ तो एक से जो साधारण होता है, जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की जा सकती है, जीरो से तो नहीं होती। कभी भी कोई काउंटिंग आप करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो एक से ही स्टार्ट होगी, तो नेचुरल नंबर में आ जाता है। चलिए एक बार पुनः मैं बताता हूँ कि नेचुरल नंबर जो इसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, उनमें से कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। यदि आप प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो कोई भी संख्या जहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, काउंटिंग किसी भी चीज़ की काउंटिंग आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 6 संख्या और अनंत तक जितनी भी आप काउंटिंग करते जाएंगे, वो सभी संख्याएं जो है तो प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल संख्या होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 इस प्रकार आगे आगे तक। ठीक, ये हो गया नेचुरल नंबर की बात। अब यदि अपन बात करें पूर्ण संख्या की, ठीक है, पूर्ण संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो आपको इसके शब्द से ही अर्थ समझ में आ रहा होगा कि पूर्ण इट मीन्स कि हमने संख्याएं तो देखी, लेकिन अभी भी कुछ छोटा छोटा सा महसूस हो रहा है। वो छोटा महसूस हो रहा होगा आपको जीरो का, क्योंकि अपन ने जो प्राकृतिक संख्या में देखा तो उसमें जीरो को अपन ने नहीं लिया था, हालांकि बाद में आया, लेकिन हमें स्टार्टिंग में ही लेके चलना है। ठीक है, तभी अपन की पूर्ण संख्या मानी जाएगी। तो पूर्ण संख्या में जिसको होल नंबर कहते हैं,
ये जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इसी प्रकार अनंत तक ये चलता जाएगा। अब यदि अपन थर्ड नंबर की बात करें, तीसरे की, इसको इंग्लिश में जो तो इंटीजर नंबर कहते हैं, पूर्णांक। ये पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं सेम सेम है, लेकिन इसमें बहुत बहुत ही धरती आसमान का फर्क है, डिफरेंसेस होता है और इसमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और ये सारी चीज़ें जो है तो दिमाग में होनी चाहिए, तभी जो है तो संख्या पद्धति के जो क्वेश्चन होंगे उसको आप हल कर पाएंगे। ठीक है, बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए एक ही बार में इन चीज़ों को आपको क्लियर कर लेना चाहिए। अब हम बात करें यदि पूर्णांक संख्या की, तो पूर्णांक संख्या देखिए, पूर्ण तो हो गया 0। अब अपन 0 से ही कुछ चीज़ स्टार्ट करेंगे। 0 में दो दृष्टि लेंगे, एक पॉजिटिव दृष्टि, एक नेगेटिव दृष्टि। 0 से स्टार्ट करेंगे यदि अपन, तो 0, -1, -2, -3, -4 किस मीन्स कि वो नेगेटिव में दर्शाता जाएगा। यदि अपन 0 के अपोजिट साइड लेंगे, जैसे यदि मानूँ मैं 0 के, तो 0 इधर साइड यदि दाएं साइड लेंगे तो सकारात्मक में पॉजिटिव में आ जाएगा, बाएं साइड ले लेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो नेगेटिव वाला तो बताया मैं कि -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस प्रकार अनंत तक चलता जाएगा। इसी प्रकार यदि अपन पॉजिटिव में लेंगे पूर्णांक संख्या में, तो 0 के बाद जस्ट क्या, 0 नंबर के बाद जस्ट क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, इस प्रकार ये संख्या आ जाएगी। आई होप प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट संख्या जो है कि सम संख्या। सम संख्या तो लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं, जो कितना से भी कितना गिद्धड़ क्यों न हो उसको सम संख्या पता होती है, लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाता है। जैसे 9 में कंफ्यूज हो जाएगी सम है कि नहीं है, 27 में है कि नहीं, क्योंकि कट तो ये भी जाती हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो सम संख्याओं में नहीं आते हैं। ठीक है, यदि अपन सम संख्या की बात करें तो इनको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, और इवन नंबर में सम संख्याओं में यही संख्याएं आती हैं जो 2 से 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। इट मीन्स कि स्वयं से या दूसरी संख्याओं से वो कट जाए, कम से कम 1, 2, 3 फैक्टर उसके बन जाए। ठीक है, ऐसी संख्या को सम संख्या लेंगे। यदि अपन विषम संख्या की बात करें, जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, विषम संख्या वही संख्याएं जो कि किसी भी संख्या स्वयं से कटेंगी या कि एक से कटेंगी, बाकी किसी से वो कटने वाली नहीं है, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, और इंग्लिश में इनको ऑड नंबर कहते हैं। यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 3 हो गया, 3 एक संख्या है, ये 3 स्वयं से कटेगी या कि एक से कटेगी, अन्यथा किसी से नहीं कटेगी। एक हो गया 5 हो गया 5, ये भी स्वयं से कटेगा या कि एक से कटेगा, इसके अलावा नहीं। एक संख्या हो गई 7, ये भी स्वयं से कटेगा कि एक से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। इसी प्रकार एक 13वीं संख्या होती है, एक 17वीं संख्या होती है, 11वीं संख्या होती है। इसी प्रकार आगे अपन देखते जाएंगे तो विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब अपन यदि बात करें भाज्य संख्या की, जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं इंग्लिश में। आपको भाज्य संख्या भी पता होगी कि जो विभाजित हो जाए, किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इट मीन्स कि वो विभाजित हो जाए, कट जाए, सब की सीधी बात, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है। मैनी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो भाज्य संख्या है कि नहीं। तो बिल्कुल दो भाज्य संख्या नहीं है, दो अभाज्य संख्या है। ठीक है, कभी भी ये मान के नहीं चलिएगा कि दो भाज्य संख्या है। पहले आपको मीन्स लगता भी रहा हो तो अभी से जान लीजिए कि दो भाज्य संख्या नहीं है। जब भी भाज्य संख्या की अपन स्टार्टिंग करेंगे शुरुआती टर्म में, तो 4 से स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार जो तो अपन यदि अभाज्य संख्या की बात करें,
जिनको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जो है तो अभाज्य संख्याएं कहीं से स्टार्ट होंगी? अभाज्य संख्या जो कि किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, स्वयं से विभाजित हो या कि एक से विभाजित हो, इसके अलावा वो विभाजित ही ना हो। जैसे 3 है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 17, 19। ये संख्या ऐसी संख्याएं हैं कि जो कि स्वयं से विभाजित होंगी या कि एक से विभाजित होंगी। इनके अलावा ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। इट मीन्स कि ये किसी भी संख्या से कटेंगी नहीं। ठीक है, इस प्रकार आगे देखिए दी अपन एक संख्या होती है रेशनल नंबर, जिसको परिमेय संख्या, आपने कुछ सुना हो न सुना हो, लेकिन आपने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जरूर सुने होंगे यदि थोड़ी बहुत भी मैथ पढ़े होंगे, और निश्चित ही पढ़े होंगे, क्योंकि 10th बिना मैथ के आप शायद ही हो कि आप पास किए हों, क्योंकि 10th तक सभी को सभी सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ते हैं। तो रेशनल नंबर में वही संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, विभाजित हो जाए, तो वो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वही संख्याएं आती हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, विभाजित नहीं हो सकती हैं, वो इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। यदि रियल नंबर की बात करें, वो वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या में √5, √7 जो एक्चुअल में होती हैं, तो वो रियल नंबर कहलाती हैं। अब जो रियल में नहीं होती हैं, जो इमेजरी नंबर होती हैं, जिनको हम इमेजिन करते हैं, जैसे -1 जैसी संख्या कोई होती नहीं है, √-1 संख्या होती नहीं है, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो जो है तो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो ये सभी संख्याएं लगभग मैं आपको बता दिया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, और नंबर, इंटीजर नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब प्रीवियस वीडियो में मैं आपको विभाज्यता के नियम में वो भी बताया था, शून्यों की संख्या ज्ञात करने बताया था कि कैसे शून्यों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, जहाँ भी 5 2 के जोड़े मिले, उसमें एक संख्या घटा के, एक कम करके आप बता सकते हैं कितनी इसमें इतनी शून्यों की संख्या होगी। इकाई अंक मैं बताया था कि इकाई अंक अपन को कैसे ज्ञात करना है। इसी प्रकार मैं विभाज्यता के नियम में 7 के विभाज्यता का नियम बताया था, जिससे कि बात करें यदि 2 4 6 8 10 12, तो ये सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं निश्चित ही जो 2 से कटेंगी, 4 से कटेंगी, तो ये भी सम संख्याएं भी आगे चल के कटती जाएंगी आसानी से। लेकिन 7 एक विषम संख्या है और इनका विशेष फार्मूला होता है। यदि आपको 7 से किसी संख्या को विभाजित हो रही है, नहीं हो रही, पता लगाना है, तो क्या करेंगे कि जो लास्ट की संख्या होगी, जो भी संख्या आपको दी जाएगी, उस संख्या में लास्ट में 2 का मल्टीप्लाई करना है, उस संख्या का 2 गुना करना है। 2 गुना करने के बाद जो है तो जो शेष संख्या बचेगी उसमें घटा देना है, तब आपको पता चल जाएगा कि ये 7 से विभाजित हो रही है कि नहीं। इसी प्रकार यदि 13 की बात करें, 13 की विभाज्यता के नियम की, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है। संख्याओं की लास्ट वाली जो इकाई अंक की संख्या होगी, उसमें 4 का 4 गुना करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको शेष जो संख्या बचेगी उसमें आपको जोड़ देना है, तब आपको ये पता चल जाएगा कि ये 13 से विभाजित है कि नहीं। 17 में इसी प्रकार 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद शेष संख्या में घटा देना है। 23 में 7 का मल्टीप्लाई करना है। 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद शेष संख्या में जोड़ देना है। 29 में 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद घटा देंगे। इसी प्रकार 41 में 41 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद शेष संख्या में जोड़ देंगे। से 43 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है तो संख्या जोड़ देंगे। इसी प्रकार इसमें घटाना होगा। 43 में मल्टीप्लाई 13 करके इसको घटाना होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें एक
37 में जो संख्याएं होंगी, आगे की दो संख्या होंगी उनको पीछे संख्या से जोड़ देना है और फिर आपको पता चलेगा कि 37 से मल्टीप्लाई है कि नहीं। इसी प्रकार 47 की यदि बात करें 47 में, तो इसमें 14 का मल्टीप्लाई करना है। 14 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है आपको कि 14 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो शेष संख्या बचेगी उसमें घटा देना है। तो इस प्रकार मैंने आपको इकाई अंक रिवीजन करा दिया, कैसे निकालते हैं, शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी संख्याओं को एक बार फिर रिवाइज करा दिया है। इसी प्रकार बीच बीच में रिवाइज करते जाया करिए, मात्र इसी बस का नहीं, जितने भी टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं, जैसे अनुपात, समानुपात, औसत हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, और अन्य टॉपिक जो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इनको क्या है, इनके फार्मूले और इनका प्रैक्टिस जो तो करते जाना, रिवाइज करते जाना है। तो आई होप समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।